बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपसे राब्ता नहीं रहा, लेकिन एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक और ईद के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में इस्लामाबाद स्टूडियो से जावेद इकबाल हाजिर है और एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात लेते हैं अपने माहिरीन से। बात करेंगे कराची में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। कराची के हवाले से हमने देखा कि गुज़श्ता रमज़ान के महीने में जो कि एक क़यामत खेज़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सिंध के साबिक़ वज़ीर दाखिला ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से, और इसके साथ साथ हमने देखा कि इससे कबल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से अज़ खुद नोटिस ले चुकी है और उसकी समाअत भी जारी है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो समाअत है वो कराची रजिस्ट्री में इसका सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात लिए गए हैं कराची में अमन व अमान के हवाले से वो भी इंतहाई अहम हैं और कराची में पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि पाक फौज की जानिब से भी कराची में अमन व अमान की सूरत हाल से तशवीश का इजहार किया गया है, जिसके बाद हमने देखा है कि अब कराची में कार्रवाई होती नजर आ रही है। इसका सिलसिला लियारी से शुरू हुआ और जब लियारी में सिलसिला शुरू हुआ तो इसके रद्द अमल में सिंध के साबिक़ वज़ीर दाखिला ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा अपनी पार्टी रुकनीत से, वजारत से और सूबाई असम्बली से मुस्ताफ़ी हो गए। आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि उनके इस्तीफे का क्या बना, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची में अमन व अमान के हवाले से जो समाअत हुई है उसमें अहम तरीन समाअत हुई है। अवामी नेशनल पार्टी के वकील जनाब इफ्तिखार हुसैन गिलानी की जानिब से दलाइल पेश किए गए, आज वो फरीक की हैसियत से पेश हुए और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हुक्म दिया है पुलिस को कि वो बिला इम्तियाज और किसी भी किस्म के सियासी दबाव से आज़ाद होकर कराची के अंदर बिला तफरीक और बिला इम्तियाज कार्रवाई करे। इसके साथ साथ हमने देखा कि पहले भी पुलिस और रेंजर्स की जानिब से वहां पर टारगेटेड ऑपरेशन जारी है और इसमें कई अहम तरीन गिरफ्तारियां भी हुई हैं। गुज़श्ता रोज भी गिरफ्तारियां हुई हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। क्या सूरत हाल है कराची में अमन व अमान के हवाले से? सबसे पहले हम जाएंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर सलीम के पास और उनसे जानेंगे कि इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है। बाबर, बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल है अमन व अमान की, क्योंकि हमने देखा है कि आज सुबह भी गोधरा में एक वाकया हुआ है, 5 अफराद को निशाना बनाया गया है जिसके बाद वहां पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में? जी देखिए जावेद, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल कदरे बेहतर अब करार दी जा सकती है। गो के जो गोधरा का वाक़या है, कल रात मुसल्लह गिरोहों के दरमियान यहाँ फायरिंग शुरू हुई थी, 8 अफराद जहाँ बहक हुए जिसमें एक खातून भी शामिल थी, 4 जख्मी हुए। इसके फौरन बाद रेंजर्स की जानिब से यहाँ एक ऑपरेशन किया गया और मुतादिद अफराद यहाँ से हिरासत में लेकर असलाह बरामद हुआ इस इलाके से। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सुबह से अब तक 3 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं। इनमें से 2 लाशें जो है वो बोरी बंद थी। शहर में जो सिलसिला शुरू हुआ था अगवा के बाद शहरियों को कत्ल करने का, वो कदरे थमा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये रुक चुका है, लेकिन वो तेजी नहीं है लाशें मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, कहीं से 4 कहीं से 5। दूसरी जानिब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके एक्शंस अब बहुत क्लियरली विजिबल हैं, ऑन स्क्रीन आना शुरू हो गए हैं। रेंजर्स की जानिब से बहुत अहम नौयत की गिरफ्तारियां जो हैं वो मंजर आम पे आई हैं। गुज़श्ता रोज लियाकताबाद के इलाके में एक कार्रवाई की गई, एक सियासी जमात के 3 कारकुनान को जो है वो हिरासत में लिया रेंजर्स ने। इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 100 से ज्यादा अफराद एक रात में रेंजर्स हिरासत में ले चुकी है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो तशवीशनाक बात है वो है कराची पुलिस का रवैया। कराची पुलिस अब तक इन तमाम सूरत हाल में किसी किस्म की कोई बड़ी गिरफ्तारी जो है वो नहीं कर सकी है, जिसकी वजह से लोग अब भी जो है वो किसी हद तक खौफजदा हैं। अच्छा, ये बाबर, ये जो टारगेट किलर्स जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये तकरीबन कितने टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए गए हैं? क्या बताती है कराची की पुलिस और रेंजर्स? देखिए जावेद, हमें इसमें जो है वो थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा। जो रेंजर्स गिरफ्तारियां कर रही है उसमें काफी टारगेट किलर्स जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त उनसे इंटरोगेशन की जा रही हैं। उन लोगों के जो असलहे के डंपिंग यार्ड्स हैं वहां रेड किए जा रहे हैं। हमारे जराये कहते हैं कि आज रात भी ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां सामने आई वो उसमें जिन लोगों ने कत्ल किए हैं वो जाती दुश्मनी पर मर्डर्स किए, जो मैक्सिमम किलिंग्स पुलिस की गिरफ्तारी में सामने आए
वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से गिरफ्तार किए जाने वाले एक मुलजिम ने की थी, वो 5 किलिंग्स थी। लेकिन जो रेंजर्स गिरफ्तारियां कर रही है उसमें दर्जनों के हिसाब से एतराफात किए जा रहे हैं कत्ल गारत गरी के। तो पुलिस की जानिब से टारगेट किलर्स डायरेक्टली गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो 302 दफा के तहत जो कत्ल किए गए हैं लोगों के, उसमें मुलविस मुल्जिमान जरूर गिरफ्तार हो रहे हैं। और शायद यही वजह है कि गुज़िश्ता कई दिनों से जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की ज़ेर सदारत जो वहाँ पर समाअत हो रही है अस्खुद नोटिस के तहत, उसमें बारहा पुलिस पर ही बरहमी का इजहार किया जा रहा है। जी जावेद, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस नोटिस का, इसकी समाअत का। आज जो शहर में कुछ कदरे अमन नजर आता है उसमें यकीनी तौर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस सुओ मोटो नोटिस और इसकी समाअत का भी है। और यही वजह है कि कराची पुलिस जो है वो नाकामी की जो रिपोर्ट्स हैं उससे आगे कुछ बहुत ज्यादा फाइल नहीं कर पा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो जज हजरात समाअत कर रहे हैं इस केस की वो भी पुलिस पर बरहम नजर आते हैं। जावेद, अच्छा, ये आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ हम अब देखते हैं कि पाक फौज की जानिब से भी कराची की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया। इन तमाम वाकयात को लेके आपको नहीं लग रहा कि कराची की जो पुलिस है उसकी कुछ हौसला अफजाई हुई है, उसके बावजूद यानी सूरत हाल ऐसी है? जावेद, यकीनी तौर पर हौसला अफजाई होनी चाहिए थी। जो कराची और जो सिंध पुलिस के नए आईजी हैं वाजिद दुरानी, वो कराची फोर्स का मोराल हाई करने के लिए कोशा नजर आते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस कदर तेजी से थानों में ऐसे जो तब्दील हो रहे हैं, इस कदर तेजी के साथ एसपी जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पे जब कोई अफसर ग्रिप ही नहीं बना पाता इलाके के ऊपर, क्राइम कंट्रोल कैसे कर सकेगा वो? दूसरी जानिब जो पुलिस के इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं उनकी जानिब से भी हैरान कुन तौर पर अब तक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं की गई है ऑपरेशनल पुलिस को कि वो रेड करें और लोगों को गिरफ्तार कर सके। अलबत्ता आज वाजिद दुरानी जो कि सिंध पुलिस के आईजी हैं, उन्होंने आज खुसूसी हिदायत दी हैं सीआईडी को और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को कि फौरी तौर पे जो मुल्जिमान हैं टारगेट किलिंग के उनको गिरफ्तार किया जाए, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी अच्छा बाबर, ये जो गोधरा में आज वाकया हुआ है, ये इसको क्या कहा जा रहा है, किस तरह से लिया जा रहा है? जावेद, देखिए, जो गोधरा का इलाका है ये कराची का बहुत हसास इलाका है। मजहबी शिद्दत जो है मुख्तलिफ गिरोहों की बहुत ज्यादा है गोधरा में, और फिर उसके बाद कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स जो हैं वो इसकी आड़ में कार्रवाइयां करते हैं। गुज़िश्ता शब एक पैटी इशू के ऊपर, एक मामूली से तनाज़े के ऊपर जो है ये झगड़ा शुरू हुआ, जिसने बाकायदा मजहबी गिरोहों के दरमियान मुसल्लह तफादुम की सूरत इख्तियार की। रात भर ये इलाका फायरिंग से गूंजता रहा, 8 लाशें इस इलाके में गिरी, 4 अफराद जख्मी हुए, और उसके बाद रेंजर्स की जानिब से एक ऑपरेशन सामने आया जिसमें मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया। कराची का हसास तरीन इलाका है गोधरा, लेकिन इस वक्त हमारी इत्तलात ये है कि यहाँ पर कोई एग्रीमेंट साइन करवाया जा रहा है, कोई पैक्ट साइन करवाया जा rहा है इन मजहबी ग्रोहों के दरमियान के जो अमन अमान की सूरत हाल है उसको काबू किया जा सके। और जो बाकी जहाँ पर हमने देखा कि जो गुज़िश्ता दिनों जो रमज़ान में हमने सूरत हाल देखी और मुख्तलिफ जो वाक़यात हो रहे थे, उन इलाकों में अब सूरत हाल में बेहतरी नज़र आ रही है? जावेद, बहुत ज्यादा कराची की सूरत हाल इन कंपैरिजन टू लास्ट बहुत ज्यादा बेहतरी है। गुज़िश्ता 5 दिन में जो कार्रवाइयां जिस किस्म का जैसे सुओ मोटो नोटिस सामने आया, तो रेंजर्स की जानिब से कार्रवाइयां सामने आना शुरू हुई, फिर उसके बाद पुलिस ने पेट्रोलिंग में कहीं कहीं इजाफा किया, तो उसके फौरन बाद इन इलाकों में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, शहरी सफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चलना शुरू हो गई है। लेकिन एक धड़का शहरियों को अभी भी है कि जिस वक्त इन कार्रवाइयों में जरा सी सुस्ती जो है वो सामने आई, उसके फौरन बाद कहीं ये आग एक दफा इतना बड़ा गुट है। जावेद, अच्छा बाबर, इसमें हमने देखा कि ये जब कार्रवाई शुरू हो रही थी तो इससे पहले काफी लोग अगवा भी हो चुके हैं। तकरीबन जो कहा जा रहा था कमोबेश 100 या 100 से जायद लोग अगवा हो चुके हैं। उस हवाले से भी कोई कार्रवाई नजर आ रही है पुलिस की जानिब से या रेंजर्स की जानिब से? जावेद, इंतहाई हसास नौयत का ये मामला है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि उनके प्यारे जो हैं वो अगवा किए गए हालिया दिनों में, और पुलिस उनको टरखा रही है। कभी किसी सेल में बुलाया जाता है, कभी किसी थाने में बुलाया जाता है, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी बरहम है और आईजी सिंध भी इन अफसरान के ऊपर बरहम है पुलिस के, जो कि जिम्मेदार हैं अगवा बराए तावान या अगवा हो जाने वाले शहरियों की बाजियाबी के लिए, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। सोर्सेज ये कहती हैं कि अब भी कम से कम 1.5 दर्जन अफराद हैं जो मिसिंग हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से और रिकवर नहीं किए जा सके हैं। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इस किस्म का क्राइम रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, लोग खौफजदा हैं, इस वजह से भी पुलिस को कुछ मुश्किलात हैं। और इस सारी सूरत हाल में जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है बाबर, ये बताइएगा कि कराची की जो ताजिर बरादरी है
वो क्या सोचती है, वो क्या इस वक्त महसूस कर रही है? कराची रीढ़ की हड्डी है, मुल्क की मईशत के लिए सुकून है। ताजिर बरादरी जो है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। मैं कुछ जाती तौर पे कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी कराची में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी, वो कराची से अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकाल रहे हैं, बैरून मुल्क ले जा रहे हैं, या फिर पंजाब की तरफ ये बरादरी जो है अब अपना जो कारोबार है उसको मूव करने की सोच रही है। उसके बावजूद जो वजारत दाखिला है और जो कराची पुलिस है वो बारहा इन लोगों को यकीन दहानी करा रही है। बिजनेस कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि हर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, लेकिन हैरानकुन बात है कि ईद के दिनों में भी पत्ता माफिया है वो भरपूर तरीके से सरगर्म में अमल नजर आई, और जो बिजनेस कम्युनिटी है वो किसी ना करदा गुनाह की सजा भुगतते हुए इनको पैसे देने पर मजबूर रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर सलीम, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, तफसील से हमें बता रहे थे कराची की सूरत हाल। और जब से ये टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके खुद नोटिस केस की जो समाअत है वो भी की है, और वो सिलसिला भी जारी है। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कराची की ताजर बरादरी इस हवाले से क्या सोचती है, और इसके साथ साथ आज अवामी नेशनल पार्टी जो फरीक है उसकी जानिब से इफ्तिखार हुसैन गिलानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, समाअत हुई, क्या कार्रवाई हुई, ये हमें आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची की सूरत हाल पर बात हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से समाअत हुई, और आज अवामी नेशनल पार्टी के वकील सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी पेश हुए। इसके साथ साथ ये जब से टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ है, कराची की सूरत हाल में किस हद तक बेहतरी आई है, और ताजिर बरादरी इससे किस हद तक मुतमईन है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची से अवामी नेशनल पार्टी के वकील जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन गिलानी ने, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, और हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियोज में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब सईद शफीक ने। बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार हुसैन गिलानी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, आज आपने भी अपने दलाइल दिए हैं, क्या प्ली लिया है आपने इन दलाइल में? मैं, जैसे आपने फरमाया, मैं ANP की नुमाइंदगी कर रहा था, उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने पहले तो ये कहा कि ये हम जेन्युइनली आपका सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मौका दिया इस मुल्क में लोगों को, आवाम को, हमें कि सच और झूठ का कोई पता चले। और हमारे मेन नुकात ये थे कि लसानी झगड़े नहीं हैं, ये कोई एथनिक झगड़ा कोई भी नहीं है, ये गिरोह है जिसने तबाही मचाई हुई है सारे कराची में। और हमने वो JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसमें 7 एजेंसियां शामिल थी, ISI, MI, IB, यहाँ सिंध की CID, स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स, 7 एजेंसीज ने मिलकर इंटरोगेट किया लोगों को। वो हमने 24 लोगों का जो हमें हाथ में मिले, 24 लोगों की इंटरोगेशन की रिपोर्ट हर सफ़े पे उन 7 के 7 नुमाइंदों के दस्तखत उन एजेंसीज के, और उसमें अजीब अजीब इंकशाफात उन्होंने किए। कितने कितने कत्ल किए हर शख्स ने, कितने डाके डाले, कितने घरों को जलाया, कितने गरीब लोगों की रेहड़ियों को जलाया, और नाम बताए किन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दी। 26 तारीख से जब से केस चल रहा है, तो जजेस फिर पूछ रहे थे कि बाबा आप इन लोगों के नाम हमें बताते हैं, हमें वो बताएं कि इनको कहता कौन है, किसकी माँ पर इशारा हो रहा है। तो आज इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट में सारी बातें निकल आई, बताई, और खासकर एक जो अजमल पहाड़ी साहब की 28 सफ़ों पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, और ये सारी हमने दाखिल कर दी है अब सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हमारी ट्रेनिंग इंडिया में हुई थी, हमें इंडिया में ट्रेन किया गया था कत्ल गारत करने का, और ये किस्म के मुख्तलिफ किस्म का असला इस्तेमाल करने के तरीक़े। और फिर यहाँ उसने बताया उस इंटरोगेशन में कि 1986 से लेकर 2000 तक हमने 53 लोग कत्ल किए, और फिर 2005 के बाद हमने 58 लोग कत्ल किए। तो सारी बातें, और उसके अलावा 23 और लोगों की हमें लिस्ट दी उनको, किसी ने 10 कत्ल किए, किसी ने 11 कत्ल किए, 3 के 4 लोगों को वो इंटरोगेशन वो भी हमने रिपोर्ट दी, जिन्होंने वो बाबर को वली खान बाबर को कत्ल किया था। ये सारी रिपोर्टें हमने आज पेश कर दी हैं,
اور پھر سپریم کورٹ نے یہی ریمارکس دیے، ان کے گورنمنٹ کے لائر سے بھی کہا کہ یہ رپورٹس تو آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہیے تھی. تو میں نے کہا یہ ہم آپ کے سامنے یہ رپورٹس پیش کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے اس رپورٹ میں جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہوئی ہے، لوگوں کے نام لیے گئے ہیں کہ فلاں آدمی نے ایسے کیا، فلاں جگہ ایسے کرتے تھے، ایسے اس جگہ میں فلاں کو قتل کیا. اور یہ رپورٹس ایک جو لیٹسٹ رپورٹ تھی وہ مارچ 2011 کی ہے، اور کچھ رپورٹس ہیں اگست اور اکتوبر غالباً 2010 کی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہی موقف رہا ہے شروع سے، ہماری اے این پی کی جماعت کا اور ان کی یہاں کی صوبائی قیادت کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ بھائی جو بھی گناہ گار ہے آپ ہم چھپانا نہیں چاہیے اور سامنے آئے یہ باتیں لانا جو. اور پھر مشکور ہوں بینچ نے کہا ہے بالکل ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جیسے سچ کی تہ تک پہنچے، اور باقیوں سے بھی کہا کہ دیکھو وقت بڑا کم رہ گیا آپ لوگوں کے پاس. آئی جی کو کہا کہ آپ نے جو رپورٹ کلین صاحب نے آج پیش کی، آپ کی رپورٹ ہے آپ کے پاس؟ آج ہمارے پاس ہے. کہتا ہے پھر تم لوگوں نے کیا کیا ابھی؟ اچھا سعید صاحب، آپ فرمائیے گا کہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی ٹارگیٹڈ آپریشن کا، اور اہم گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ کراچی پاکستان کا ہب ہے، معیشت کا ہب ہے، اور تقریباً 67% اکانومی کو یہ اقتصادیات کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ فرمائیے گا کہ آپ کس حد تک مطمئن ہیں یہ جو کاروائیاں شروع ہوئی ہیں اس سے کچھ بہتری آئی ہے؟ اقبال صاحب، یقیناً کوئی بھی ایفرٹس کیے جاتے ہیں تو اس کے نتائج تو ضرور آتے ہیں، اور ہم نے اصل میں جو ایمفیسائز کیا تھا، ہماری بڑی فریکوینٹ میٹنگز ہوئی ہیں فیڈرل منسٹر صاحب کے ساتھ، اور صوبائی حکومت کے ساتھ بھی رابطہ رہا ہمارا پورے سال کے دوران. جو سچویشن اس وقت ہمیں درپیش ہے، ہم نے اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی. شروع میں جب ارلی ایئرز میں ہماری بات ہوئی تو ہم نے ان کو یہ نشاندہی کی کہ یہ جو ایکسٹورشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس میں جو اللیگل سمز کا مسئلہ ہے، یہ ایسی سمز جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی ہیں وہ ان کاموں میں استعمال ہو رہی ہیں. اس کے لیے حکومت نے بظاہر اپنے طور پہ تو پیش رفت کی. میری عید کے تیسرے دن بھی وزیر داخلہ صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے بتایا کہ ایز سچ ہمیں اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے چیئرمین پی ٹی اے کو رابطہ کیا اور کہا کہ جی آپ فوراً یہاں چیمبر آف کامرس تشریف لائیں اور جو بزنس کمیونٹی کے تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے اس بارے میں آگاہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی ان کو آگاہ کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیشہ حکومت کی طرف سے یہ فگرز تو آتی ہیں سامنے کہ جی اتنے ٹارگٹ کلرز کو یا اتنے جو مجرم ہیں ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے، مگر آج تک ہمارے پاس یہ خبر نہیں آئی کہ جی اتنے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا یا ان کو سزائیں دے دی گئیں. بیسیکلی جو پرابلم ہے، جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جن لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ ایک پیچیدہ کرمنل سسٹم، جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا، یہ انتہائی پیچیدہ ہے. گیلانی صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، یقیناً اس چیز سے اتفاق کریں گے. 2 سال 4 سال کیسز چلتے ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ بدل جاتے ہیں، گواہ آپ کو نہیں ملتے ہیں، ان کو دھمکا دیا جاتا ہے، ان کو خوفزدہ کر دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ جی حکومت یا پولیس اگر لوگوں کو گرفتار کرتی ہے تو 100 اگر مقدمات درج ہوتے ہیں تو اس میں 20% جو ہے وہ اس میں سے لوگ اریسٹ ہو پاتے ہیں، اور ان 20% کا بھی 20% جو ہے وہ سزاؤں تک پہنچتے ہیں. یعنی ٹوٹل اگر 4% آپ دیکھیں تو 100 کیسز میں سے صرف 4% لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں. یہ کرائم بڑھنے کی وجہ یہ ٹارگٹ کلنگ یا قتل و غارت گری یا ڈکیٹیز یا بھتہ ایکسٹورشن، یہ سب مسئلے اس وجہ سے زور پکڑ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ شاید ان کو ان کی کیے کی سزا نہیں مل سکتی، اور جو کورٹوں سے بری ہو کے آ جاتے ہیں وہ اور زیادہ نڈر اور بہادر ہو بن جاتے ہیں اور اپنے کام میں اور لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں، اور یہ جرائم کی بڑھنے کی وجوہات بن جاتے ہیں. تو جب اس حوالے سے بات ہوئی وزیر داخلہ صاحب کو، ہم نے یہ کہا کہ آپ کو لیجسلیشن کی ضرورت ہے، آپ کو کانسٹیٹیوشنل چینجز کی ضرورت ہے، آپ اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنائیں. آپ تو انہوں نے اپنی کسی مجبوری کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ معاملات وزارت قانون کو ارسال کیے جا چکے ہیں. آپ کا یہ مطالبے کے حوالے سے ہم نے وہاں اس کی ایک سمری بھیج رکھی ہے، مگر انفارچونیٹلی ابھی تک وزارت قانون نے اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا. دوسری صورتحال انہوں نے یہ بتائی کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کنسیڈریشن میں ہے، ان کے بھی زیر غور ہے، وہاں سے بھی اب تک ان کے بقول کہ 2 دفعہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش ہو چکے ہیں اور ان کے تحفظات دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے جو لوگ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں. لیجسلیشن اب تک نہیں ہو پا رہی ہے. تو پھر مجھے اس حوالے سے یہ بتایا کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس حوالے سے خط لکھا ہے کہ جو عدالتوں کے قیام میں جو فوری سماعت کی عدالتیں ہو سکتی ہیں، جو اس سلسلے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں یا قانونی پیچیدگیوں کو دور کیا جا سکتا
لگتا ہے ان کے قیام کے سلسلے میں چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھا ہے اور ان کی کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے. ہم نتائج کے منتظر ہیں. اگر خوش دلی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ یہ حکومت کا اگر کوئی سٹیپ ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اگر یقیناً لوگوں کو سزائیں ملیں گی اور ملنی شروع ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب امن اور امان ہوگا. اور میں اب ٹھیک ہے سعید صاحب جی سعید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. افتخار گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. ہم افتخار گیلانی صاحب کی جانب بھی جائیں گے لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار حسین گیلانی, عوامی نیشنل پارٹی کے وکیل, جنہوں نے آج سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اپنے دلائل دیے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر جناب سعید شفیق. بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے افتخار گیلانی صاحب, سعید شفیق صاحب نے بھی, کہ گرفتاریاں تو ہو جاتی ہیں پھر سزائیں نہیں ملتی. اب اہم سوال یہ ہے کہ یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے کہ حکومت نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ امن و امان ہر صورت میں قائم رکھنا ہے, سیاسی جماعتوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کا خود نوٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کی جانب سے بھی اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. یہ اگر سارے معاملات ایک طرح سے چل رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک قسم کا پریشر برقرار رہے گا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ہر صورت حتمی کارروائی کریں گے کراچی میں. حوصلہ بھی مل رہا. اور میں نے آج ایک دوسری بات بھی کہی کورٹ میں. میں نے کہا جی میں اپنی طرف سے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کیس میں فائنل آرڈر نہیں پاس کریں, آپ اس کیس کو پینڈنگ رکھیں, اس میں انٹرم آرڈر پاس کریں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کسی کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا, اور انٹرم آرڈر کریں اور فائنل نہ کریں, اور رپورٹس گورنمنٹ سے کہیں کہ آپ کو دیتے رہیں, جیسے میں نے کہا نا ایل سی کی کیس میں آپ کر رہے ہیں, اور ایک دو کیس سے پہلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں جو سو موٹو نوٹس کیا سپریم کورٹ نے, اور پھر ان کو پینڈنگ رکھ کے اور ان سے رپورٹس مانگتے رہیں. میں نے کہا جب تک آپ نے, یہ میرا پوائنٹ اس پہ ججز نے کچھ کہا نہیں. دوسرا میں نے یہ بھی ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں ذوالفقار مرزا صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو اس ملک کی بقا سے متعلق ہیں, اس ملک کی خدا نخواستہ توڑنے کے متعلق ہے, تو ان کو آپ ضرور بلائیں. اس پر بھی جج صاحبان نے کچھ کہا نہیں, لیکن میں نے ان سے کہا کہ ان کا آنا ضروری ہے میری نظر میں, چاہیے کہ وہ یہاں آئیں کورٹ میں اور بات کریں. اچھا سعید صاحب, کچھ یہ عید سے پہلے آپ کی اپنی کمیونٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ آپ بھی تجاویز تیار کر رہے ہیں, اس میں کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے اور اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی حکومت کے ساتھ؟ جی حکومت کے ساتھ تو بات چیت مسلسل چل رہی ہے ہماری, اور ایک روڈ میپ ہم تیار کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم اور حکومت آپس میں باہمی ایک نقطے کے اوپر پہنچنے کے بعد ان چیزوں کو امپلیمنٹیشن کے لیے پھر ہم سفارش کریں اور حکومت ہمارے ساتھ اس میں مدد کرے, جس میں دو چار چیزیں میں نے آپ کو لیجسلیشن کے حوالے سے بتائی تھیں اور شاید اس پر عمل درآمد کی بھی صورتحال نظر آ رہی ہے. اب یہ حکومت کی کوشش سنجیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو اصل مسئلہ جاوید صاحب ہے نا, جو ہم نے جو دیکھا پورے سال کے دوران, اپنی میں ٹینیور کی بات کر رہا ہوں, اس میں جو چیز میں نے آبزرو کی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل بھی بنایا. ہم نے بڑا شور کیا, ہم نے بڑا حکومت تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی, خاص طور پہ ایکسٹورشن کی لپیٹ میں پورا شہر جس تیزی سے آیا تھا, اور یہ جو جرم تھا, یہ جو وبا تھی, یہ آگ کی طرح پھیل رہی تھی پورے شہر کے اندر. اور اس میں جو ایک خاص طور پہ جو معاملہ دیکھا گیا وہ یہ تھا کہ لوگ اپنی کمپلینٹس کو لانچ کرتے ہوئے یا ان کو درج کراتے ہوئے ہچکچاتے تھے بہت زیادہ, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں آ کے انفارم کرتے تھے, اور ہم جب قانونی اس پر پیش رفت کی بات کرتے تھے ان سے تو لوگ اس پر آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے تھے. یہ ایک بڑی حوصلہ شکن بات تھی, کیونکہ بہت زیادہ دباؤ زیادہ دینے کے بعد یا ان کو کنونس کرنے کے بعد بھی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس حد تک تو جا سکتے ہیں کہ اپنی شکایت یا نمبر یا وہ لوگ جو ان کو پریشان کر رہے ہیں یا دباؤ ڈال رہے ہیں یا دھمکا رہے ہیں آپ کو تو بتا سکتے ہیں, آپ سے شیئر کر سکتے, ہم فردر لیگل پروسیڈنگز میں ہم جانا نہیں چاہتے, ہم پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتے یا پولیس کے سوالوں کے جوابات نہیں دینا چاہتے. آپ یقین کریں اس میں ایسے ایسے کیسز بھی میرے پاس ہے. ایک بیچارہ تو غریب آدمی تھا جو شاید ایک لیت مشین ہوتی ہے جو شاید چھوٹے موٹے پرزے بنانے کے کام آتی ہے, اس کا اونر تھا. اس غریب آدمی کو جب دھمکایا گیا تو 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ اس سے تھی, اس نے اپنی بیوی کے زیور بیچ کے وہ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا. تو یہ صورتحال جو ہے نا, یہ انڈیکیٹ کرتی ہے اس طرف کہ ہمارے جو عوام ہے یا ہمارے جو لوگ ہیں
उनको शायद अभी तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर एतमाद और भरोसा नहीं है। आपने ये देखा होगा गुज़िश्ता दिनों इंग्लैंड में भी वायलेंस हुई थी और वहाँ पे भी लंदन में बड़े फसादात हुए थे, मगर वहाँ जिस तेज़ी के साथ हुए थे उसी तेज़ी के साथ उन पर काबू पा लिया गया। 24 घंटे उनकी कोर्ट्स ने काम किया और जो कल्पर्ट्स थे उनको अरेस्ट किया और उनको फौरी तौर पे सजाएं दे दी गई। नतीजा हुआ कि सूरत हाल फौरी तौर पे काबू में आ गई। एक चीज़ और है, देखिए लोगों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना, इंसाफ की फराहमी, हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो इंतहाई पेचीदा है। मैं आपको दूसरी जंग अजीम का एक वाक़या जो लोगों ने पढ़ा भी होगा उस तरफ आपको सुनाना चाहता हूं कि जब इंग्लैंड तकरीबन सरेंडर करने के करीब था तो जनरल जब आया और चर्चिल के पास आ के उसने कहा कि जी हमारी फौजें अब हथियार डालने के करीब हैं और हमें जंग लड़ने की ताकत नहीं है, तो चर्चिल इत्मीनान से बैठ के सिगार का एक कश लेके उसने कहा कि ये बताओ हमारी अदालतें काम कर रही हैं और लोगों को इंसाफ मिल रहा है? तो जनरल ने एक लम्हे सोचा और उसके बाद कहा कि हाँ हमारी अदालतें तो काम कर रही हैं और लोगों को इंसाफ मिल रहा है। तो चर्चिल ने कहा कि अगर हमारे लोगों को इंसाफ मिल रहा है तो दुनिया की कोई कौम हमें शिकस्त नहीं दे सकती। आज हमारी पसमानदगी की वजह और हमारी मईशत पर जो बोझ है और हमारे जो मसाइल हैं, इसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है, या इंसाफ इतना महंगा है या उसका तरीक़ेकार इतना पेचीदा हो गया है या कर दिया गया है कि लोगों आज हमें सख्त तरीन ज़रूरत है कि हम अपने कवानीन में तरमीम करें और उनको मौजूदा हालात के मुताबिक उनको चलाने की कोशिश करें। जो कानून गोरा 150 साल 100 साल पहले छोड़ गया था वो कवानीन आज हमारी जो ज़रूरियात हैं उससे मुताबिकत नहीं रखते। ये लोग उसी से फ़ायदा उठाते हैं और बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो मेरिट का खून हुआ गुज़िश्ता दिनों, उससे भी हमारी परफॉर्मेंस हर शोबे में, आप दूसरे शोबे देख लें जो इस वक्त मईशत पर बोझ बने हुए हैं, उनका भी अगर हम एक जायज़ा लें तो उसमें आपको रेलवे हमारी खसारे में नजर आएगी। नतीजा क्या है कि जी मेरिट का खून हुआ वहां पे, जो लोग सिफारिश पर भर्ती हो गए उन्होंने इदारों को तबाह किया। तो ये कारकर्दगी अगर हम देखें, इसमें इस सारी सूरत हाल में हम जो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अस खुद नोटिस लिया हुआ है, टारगेटेड ऑपरेशन भी जारी है, इसके साथ साथ हुकूमत ने भी यह फैसला किया हुआ है, लेकिन कुछ हमारे जराए ने हमें बताया है कि ये ईद के दिनों में एक बार फिर कुछ जो भत्ता माफिया है उन्होंने कुछ पर्चियां भेजी हैं मुख्तलिफ लोगों को। क्या आपके इल्म में ये बात आई है? जी मेरे इल्म में यकीनन ये बात है, ये लोग अपने ऊपर सियासी पार्टियों के लेबल लगा के आते हैं और जब हम उन सियासी पार्टियों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो उससे डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं कि ये हमारे लोग नहीं थे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं क्योंकि लोग अमूमन अपनी कंप्लेंट्स लेकर नहीं आते आगे, वो इंतहाई खौफजदा होते हैं क्योंकि ये भत्ताखोरों के कई तरीके हैं। इसमें एक दो तरीके ऐसे हैं कि एक तो सिंपली ये पर्ची भेज देते हैं कि जी इतनी डिमांड है ये पूरी कर दो, या फिर ये करते ये हैं कि आपके जो अहले खाना है उनकी रैकी करते हैं, उनको उनकी मूवमेंट को ये निगाह में रखते हैं और फिर ये जो जिस आदमी को धमकाते हैं उसको ये बताते हैं कि हमें ये मालूम है कि तुम्हारा बच्चा फलां स्कूल में पढ़ता है, तुम इस वक्त घर से निकलते हो, इस वक्त वहां जाते हो और उस वक्त वहां से निकलते हो, फिर वहां जाते हो। तो ये सब चीजें जब बताई जाती हैं तो वो आदमी इतना खौफजदा होता है और उसको ये अंदाजा होता है कि शायद उसको मुसलसल फॉलो किया जा रहा है और उसके ऊपर निगाह रखी जा रही है और ये जो क्रिमिनल्स हैं इनको मेरी एक एक हरकत का जो है वो एक एक मूवमेंट का इनको इल्म है इस बारे से। तो लिहाजा इनके खौफजदा करने के तरीक़ेकार बहुत सारे हैं। बदकिस्मती से मैंने जो तस्करा किया था अभी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का, उसमें हम ये कंप्लेंट्स जो हैं यहाँ पर सिंध पुलिस का एक डिपार्टमेंट है SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, हम ये केसेस जो थे ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को भेजते हैं। वो नंबर जो होता है जो कंप्लेन में आता है साथ, और 99% क्या 100% ये मोबाइल नंबर होते हैं, इसमें कोई भी लैंडलाइन नंबर कभी भी नहीं आया इस हवाले से, धमकाने के हवाले से। तो SIU जब इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो सिफारिश करता है सेलुलर कंपनी को या PTA को कि जी ये जो नंबर है इसका गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको बंद कर दिया जाए। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली इसमें न PTA कोई ताउन करता है न सेलुलर कंपनी कोई ताउन करती है। तो मेरी परसों भी जब बात हुई वजीर दाखिला साहब से तो मैंने उनसे शिकवा किया इस बात का कि ये जो नॉन कॉपरेशन है सेलुलर कंपनीज का ये बहुत ज़्यादा है और इसमें कोई तरीक़ेकार आपको कोई ज़ाब्ता जो है जो दीगर ममालिक में राइज है कि बगैर आइडेंटिफिकेशन के किसी को सिम जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, एक नेटवर्क जो है उसमें एंट्री नहीं मिलती उसको बगैर शनाख्त के। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम क्यों नहीं नाफिज हो सकता और हमारे यहाँ ये सहूलत क्यों नहीं पैदा की जा सकती कि हर वो आदमी जिसके पास सिम है वो आइडेंटिफाइड हो और उसका पता चल जाए कि वो कहाँ और किस तरीके से ट्रेस किया जा सकता है। फिर दूसरे इसके अंदर कुछ हसास आलात भी हमें दरकार थे जिसकी वजह से उसकी लोकेशन को लोकेट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली सिंध
हुकूमत के पास वो आलात भी नहीं है। हमने ये पेशकश भी की थी हुकूमत को कि अगर उनके ज़राए महदूद हैं और उनके पास वसाइल की कमी है तो ये चीज़ें बिजनेस कम्युनिटी अपने खर्चे पर हुकूमत को मुहैया करने के लिए तैयार है, मगर शायद उसमें भी कुछ मसाइल उनको आड़े आ रहे हैं कि हमारी उस पेशकश को उन्होंने उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। जो असल मसला इस वक्त दरपेश है वो ये है कि हमें ग्रास रूट लेवल से देखें, ये एक मूवमेंट है, एक ऑपरेशन चल रहा है, ये खत्म हो गया, ये जो फिर छुप जाते हैं बिलों में ये फिर निकल आएंगे वापस, और इसमें जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी ना लोगों को, जब तक मामला जो है मैं नहीं समझता कि ये ठीक हो पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद शफीक साहब, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार हुसैन गिलानी साहब, आपने हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी के फर्जंद बिलावल भुट्टो जरदारी की अमली सियासत में भरपूर आमद हुई है। चीन में होने वाली एशियाई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की है, और यह बाकायदा तौर पर उनकी पहली शिरकत थी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के हवाले से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद के फर्जंद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी की अमली सियासत में बाकायदा आमद हो चुकी है, और इसकी आमद हुई चीन में होने वाली एशियाई पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में। एशियाई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भरपूर तरीके से शिरकत की है। उनके साथ पीपल्स पार्टी का एक वफ्द भी शामिल है, जिसमें जहांगीर बदर, राजा परवेज अशरफ और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मसूद कौसर भी शामिल रहे हैं। उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी आमद जाहिर की है। बिलावल भुट्टो जरदारी, अगरचे कि वो अब भी उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मजीद 1 साल तक पढ़ते रहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री हासिल करेंगे, उसके बाद ही वो बहरहाल आएंगे, लेकिन बाकायदा तौर पर बहैसियत चेयरपर्सन, बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये उनकी बाकायदा तौर पर पहली रस्मी तौर पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने शिरकत की। और इस कॉन्फ्रेंस से जब उन्होंने खिताब किया तो उस खिताब में भी काफ़ी बलूगत नजर आई, काफ़ी मैच्योरिटी नजर आई, और उन्होंने बड़े सही अंदाज में तर्जुमानी की, खुसूसी तौर पर एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में सियासी जमातों की। अपने खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जो सबसे बड़ा मसला है एशियाई ममालिक की सियासी जमातों के अंदर और इदारों में, वो है शफाफियत का। उनका कहना था कि न सिर्फ सियासी जमातों को अपने आप में शफाफियत पैदा करना होगी, बल्कि इसके साथ साथ जो इदारे हैं, इन मुल्कों के इदारे हैं, उनमें भी शफाफियत पैदा करनी होगी। इसके साथ साथ इक्तिसादी तरक्की के हवाले से भी उन्होंने मुख्तलिफ अहम नुकात पर जोर दिया, और उनका कहना यह था कि इक्तिसादी तरक्की अवाम के लिए होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना कि इक्तिसादी तरक्की अवाम के लिए होनी चाहिए इंतहाई अहम बात है, क्योंकि हमने देखा है कि इन ममालिक में जहां पर जाहिर है कि एक तो तरक्की की रफ्तार भी बहुत स्लो है, बहुत आहिस्ता है, और दूसरी जानिब करप्शन में भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो जो इक्तिसादी तरक्की होती है ममालिक में, उसका जो समर होता है वो आवाम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। जो अहम तरीन मौज़ूआत का अहाता किया जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उसमें उनका यह कहना था, और यह वजह कहना था क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि अमेरिका की हुकूमत और तमाम जो ममालिक हैं जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सफारा हैं, और गुज़िश्ता 10 साल में हमने देखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो हालात रहे उसमें अब यह एहसास होने लगा है, जिसका बिल्कुल सही तरीके से अक्कासी की बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उनका कहना था कि ताकत के इस्तेमाल से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को शिकस्त नहीं दी जा सकती, इसके लिए सियासी अमल का होना इंतहाई जरूरी है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो इक्तिसादी तरक्की है वो भी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि जब इक्तिसादी तरक्की होगी तो इससे मुल्कों में, ममालिक में गुर्बत का खात्मा होगा, क्योंकि गुर्बत, जाहिर है कि यह बात बिल्कुल तय है कि गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है लोगों का इस जानिब मबजूल होने के, दहशत गर्दों के हाथ चढ़ने से। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे एशिया के लिए भी एक नक्शा पेश करने की कोशिश की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उनका कहना था कि एशिया के मुस्तकबिल के लिए एक नया खुद मुख्तार मालियाती निज़ाम तश्कील देना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एशिया के बहुत से ममालिक जहां पर गुर्बत है वहां पर यह मसाइल हैं कि वो ममालिक कर्जों में जकड़े हुए हैं। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी एक अहम तरीन नुक्ता उठाया है कि पूरे एशिया के जो ममालिक हैं उनके लिए एक नया खुद मुख्तार मालियाती निज़ाम देना होगा,
जिसमें जाहिर है कि इन मुल्कों की खुद एतमादी और अपने वसाइल पर जो इन्हिसार है उसको बढ़ाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि जिस सियासत का, जिस अमली सियासत का उन्होंने आगाज किया है वो इंतहाई पुरखतर और एक इंतहाई मुश्किल रास्ता है। जाहिर है कि उनके घर में उनके वालिद खुद 8 साल से ज्यादा जेल काट चुके हैं और उनकी वालदा मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो इस राह में शहीद हो चुकी हैं, उन्हें शहीद किया जा चुका है। तो इस राह में जो खतरे हैं, इस राह में जो मसाइल हैं, इस राह में जो पेचीदगियां हैं, उनसे बेहतर यकीनी तौर पर कोई और नहीं जानता होगा। और अब हम बात करेंगे एक बार फिर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से कि आज पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान अहम तरीन मुलाकात हुई है। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद से आगा सिराज दुरानी और खुर्शीद शाह ने, वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने मुलाकात की है और कोशिशें की जा रही हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर हुकूमत में वापस आए। सिंध के अंदर क्या माहौल है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से दुनिया न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रफीक भुट्टो ने। रफीक, बताइए कि आज भी अहम तरीन मुलाकात हुई है और कोशिशें जारी हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वापस आए। क्या कहा जा रहा है इस हवाले से कि कब तक वापसी का इम्कान है? जी, आज जो इशारे दिए गए हैं जावेद, उसमें यह कहा गया है कि आइंदा 2 हफ्ते इस हवाले से बहुत अहम है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक मरतबा फिर हुकूमत में शामिल हो जाएगी। आज सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो कल ही सखर से यहाँ इसी मिशन पे पहुँचे थे और सदर ने जो इस ज़मन में 4 रुकनी मज़ाकराती कमेटी बनाई है जिसमें जिसके सरबराह वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह हैं और वज़ीर बिल्दियात आगा सिराज दुरानी, वज़ीर कानून अयाज सुमरो और कराची से रुकन असम्बली कादिर पटेल उसके मेंबरान हैं। तो इस कमेटी का आज दोपहर को आगा सिराज के घर पे इजलास हुआ था और उसमें उन्होंने सदर से भी रब्ता किया था और हिदायत लेकर फिर वो गवर्नर हाउस गए थे जहां उन्होंने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद से इन मामलात पे बात की। उनका कहना है कि जी आगा सिराज से उसके बाद मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 90% मामलात जो तय हो गए हैं और असल जो चीज़ है वो है सिंध हुकूमत के महकमे, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 13 वज़रा के जो इस्तीफ़े हैं वो गवर्नर हाउस में पेंडिंग हैं गुज़श्ता के कई अरसे से। तो उस पर वो कोशिश कर रहे हैं कि जी उस पर कोई मामलात उनके हो जाएं, क्योंकि वो महकमे मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग फंक्शनल के वज़रा को दिए गए हैं। अब बात यहाँ तक। अच्छा, इसमें रफीक रफीक जो एक और जो अहम बात है जिसको मीडिया भी जिस पे गहरी नजर रखे हुए है वो है डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा का इस्तीफा। वो उसका कोई मुअम्मा हल हुआ है कि वो कहीं पहुंचा है, उस पर कोई फैसला होने वाला है, कहीं पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा? जी, आज इस इशू पे मेरी स्पीकर सिंध असम्बली निसार खुड़ो से और वफाकी वजीर जो खुर्शीद शाह है उससे मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई और उनका ये कहना, निसार खुड़ो ने तो बाज़ाब्ता तौर पर और अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जो उन्होंने दुनिया न्यूज़ को दिया उसमें उनका ये कहना था कि जी मेरे तक वो इस्तीफ़ा अभी तक नहीं पहुंचा, जबकि खुर्शीद शाह का कहना था कि उस इस्तीफ़े के बारे में वो अभी तक नहीं जानते। कानूनी जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि इन इस्तीफ़ों के जो फोरम्स हैं वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इस्तेमाल नहीं किए। वो PS 57 बदीन से सूबाई असम्बली के रुकन हैं, तो उसका फोरम सिंध असम्बली बनता है और उसको वो तहरीरी तौर पे अपनी हैंड राइटिंग में अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर वो स्पीकर सिंध असम्बली के पास जमा कराना है, जो उनके पास आज तक इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक नहीं पहुंचा था। जबकि वो उनकी जो दूसरी ऑफिशियल पोजीशन थी वो सूबाई वजीर बराए वर्क्स एंड सर्विसेज और जंगलात थे। उसके लिए जो फोरम था वो था गवर्नर, क्योंकि गवर्नर उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं जो किसी भी वजीर से जब वजीर बनता है तो उससे हलफ लेते हैं और उस पर उनके साइन होते हैं। जब किसी वजीर को डीनोटिफाई करना होता है तो उस पर भी समरी भिजवाई जाती है वजीर आला की जानिब से और गवर्नर ही उसको मंजूर करता है। तो गवर्नर हाउस का भी यही कहना है कि उनके पास भी इस किस्म की कोई तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं आई। जबकि डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ये कहते हैं कि मैंने शर्जील दोनों इस्तीफ़ाएँ शर्जील मेमन को दी थी और उन्होंने जमा करा दिए। शर्जील मेमन इस मामले पे बिल्कुल खामोश हैं, ना तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने उनको जो इस्तीफ़े दिए गए वो उन्होंने किन के हवाले किए, लेकिन हमारे ज़राए कह रहे हैं कि इस ज़मन में
ऐवान सदर में सदर जरदारी के साथ जो पीपल्स पार्टी की सिंध काबीना, वजीर आला और स्पीकर सिंध असेंबली की मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने वो इस्तीफे दिए थे। लेकिन बहुत शुक्रिया रफीक भुट्टो, दुनिया न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, हमें तफसील से बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा के इस्तीफे के हवाले से और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से। ये हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको कोई राय देनी है तो हमें लिखिए, हमारा ईमेल एड्रेस है nw@duniatv.tv। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।